90 के दौर में मुंबई की एक छवि सपनों की नगरी के रूप में थी, तो इस छवि पर कालिक पोतने का काम वहां के अंडरवर्ल्ड ने किया। दहशत, खौफ, अनिश्चितता का एक ऐसा राज था कि मुंबई के मीलों दूर रहने वाले भी वहां जाने के नाम से डरते थे। फिरौती, हफ्ता वसूली, सरेआम कत्ल के साथ एनकाउंटर की खबरें भी छाई रहती थी। मुंबई के इस परिदृश्य को कई फिल्मों के माध्यम से भी दिखाया गया, जिनमें गैंग्स, अंडरवर्ल्ड डॉन और पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के उदय को भी दिखाया गया था। इन सभी के केंद्र में था दाऊद इब्राहिम। तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स की ताजा क्राइम डॉक्यूमेंट्री मुंबई माफिया पुलिस वर्सेस अंडरवर्ल्ड उसी काले दौर को पुलिस के नजरिए से दिखाती है कि कैसे मुंबई की सफाई के लिए उन्होंने काम किया। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो शुरुआत होती है मुंबई शहर से, एक ऐसे शहर से जहां पर किसी के भी आने जाने पर पाबंदी नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है कि कौन कहां से आया है। और इस डॉक्यूमेंट्री का मुख्य नरेशन के रूप में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के जरिए पेश किया गया है। यह पार्ट काफी दिलचस्प है। तमाम गैंगस्टर ड्रामा फिल्मों में से मिलती जुलती बातें देखने के बाद भी सुनने में काफी दिलचस्प रहती है। प्रदीप शर्मा लंबे अरसे तक क्राइम विभाग से जुड़े रहे थे और 100 से अधिक गैंगस्टरों का एनकाउंटर भी किया था, जिनमें कुछ मुख्य गैंग्स के बॉस भी शामिल थे। प्रदीप बताते हैं कि क्राइम ब्रांच में उनका ट्रांसफर 92 में हुआ था। वो बताते हैं कि मुंबई की हर चौल में उनका एक खबरी था। अब आगे हमें मिंटी तेजपाल को दिखाया जाता है, जो कि एक राइटर और एक जर्नलिस्ट है, जो कि हमें बताते हैं कि 92 में मुंबई के हालात काफी ज्यादा बुरे थे, जहां पर कि कहीं भी कोई भी गैंगस्टर किसी को भी मार दिया करता था। जिसके बाद हमें रविंद्र आंग्रे दिखाए जाते हैं, जो कि प्रदीप शर्मा के साथ ही काम करने वाले थे, और वो भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। साथ ही ए खान को भी दिखाया जाते हैं, जो कि एडिशनल कमिश्नर थे, जिनकी पोस्टिंग मुंबई में हुई थी, और इन्होंने ही सबसे पहले दाऊद इब्राहिम को ढूंढने का काम शुरू किया। अब आगे हमें तेजपाल दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के बारे में बताता है। वो हमें बताता है कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी एक बहुत बड़ी गैंग थी, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा लोग काम किया करते थे, और उनका सबसे मुख्य काम था हफ्ता वसूलने का। अगर शहर में रहना है तो हफ्ता तो देना पड़ेगा, चाहे वो बिल्डर हो या फिर कोई फिल्म स्टार या फिर कोई छोटी मोटी दुकान वाला, सभी को हफ्ता देना पड़ता था। दाऊद का हाथ छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों तक था। स्मगलिंग से लेकर क्रिकेट और बॉलीवुड में तक उसका हाथ था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में लगभग दाऊद का 500 करोड़ रुपए लगा था। कुछ दिन बाद पुलिस को दाऊद के कुछ मेंबरों के बारे में खबर लगती है, जो कि लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में थे। तो पुलिस वाले तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए, जहां पर कि AK-47 से पुलिस वालों के ऊपर वार किए गए, और ये आवाज दूर से मिंटी तेजपाल भी सुन लेते हैं, और जैसे ही वो ये आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत ही इस जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि उन्हें इस जगह से दूर रखा गया और शूट करने से भी मना कर दिया गया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस शूट आउट में गैंगस्टरों के 7 लोग मारे गए, और इस ऑपरेशन को लीड किया था ए खान ने। तो अब गैंगस्टर थोड़े से सतर्क होने लगे, क्योंकि अब पुलिस वाले एनकाउंटर करने पर उतर आए हैं, क्योंकि अब वो ज्यादा सोचते नहीं है बल्कि डायरेक्ट एनकाउंटर कर देते हैं। इसलिए डी कंपनी के गैंगस्टर और उनके माफिया भी अब सतर्क रहने लगे थे। हालांकि इस बीच पुलिस वालों ने कई सारे एनकाउंटर किए और कई सारे डी कंपनी के लोगों को मारे, जिसके बाद हमें बताया जाता कि दाऊद अब दुबई में शिफ्ट हो गया है और अपना सारा काला धंधा वहीं से ऑपरेट करता है, जिसमें कि उसका मेन धंधा था गोल्ड की स्मगलिंग करना। वो दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग इंडिया में किया करता था, जिसमें कि उसे इंडिया की अपेक्षा 25% का ज्यादा मुनाफा होता है। जिसके बाद 92 का एक खौफनाक दंगा दिखाया जाता है, जिसमें कि पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम के इन दंगों में पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और लाठी चार्ज भी उन्हें करना पड़ता है। और कहा जाता है कि इस दंगे के बाद से दाऊद इब्राहिम ने अपने बरादरी वालों को हथियार से लैस कर दिया था, जिसके बाद मुंबई का नजारा एक खौफनाक मंजर की तरह बदल गया और पूरा मुंबई शहर धुआं धुआं हो गया। और अब पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शहर में ऐसा नजारा पहली बार हो रहा था, और ऐसी चीजें भी मुंबई शहर में पहली बार हो रही थी। उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जाए उन्हें नहीं मालूम था। आगे श्रीकांत देसाई को दिखाया जाता है, जो कि दाऊद का एकदम मेन आदमी था, और कहा जाता है कि सभी लोग श्रीकांत को मामा कहकर बुलाते थे, जो कि विदेश से आने वाले स्मगलिंग हुई चीजों को अपने पास डिलीवर किया करता था, और इसका अड्डा था एक हवाई अड्डा। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस वालों को श्रीकांत के बारे में पता चल जाता है, और एक रात
जब वो उसे फॉलो कर रहे थे तो अचानक से श्रीकांत देसाई को उनके बारे में पता चल जाता है। वो उनके ऊपर शूट करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। जिसके बाद 93 में हमें दलाल स्ट्रीट मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिखाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। आगे हमें पता चला कि इस ब्लास्ट में कई सारे लोग मारे गए और ऐसे ब्लास्ट मुंबई के 12 जगह पर हुआ और लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जाने गई। जब पुलिस वालों को लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तभी अचानक से ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं कि सभी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जिसके बाद से दाऊद इब्राहिम अब एक टेरर से एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बन चुका था और अब उसे ढूंढने के लिए पुलिस वाले बेताब हो रहे थे। इसलिए उसके छर्रे तमंचों को जगह जगह से ढूंढा जाता और उनके कुछ मेंबरों के एनकाउंटर भी किए जाते हैं। जिसके बाद ए खान हमें बताते कि ऐसे एनकाउंटर करना उन्हें ठीक नहीं लगा। लोगों को बेरहमी से मारना, चाहे वो सही हो या फिर गलत, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। हो सकता है उनमें से कुछ लोग बुरे हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अच्छे हों। इसलिए उन्होंने जल्द ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और ये उनका अपना खुद का डिसीजन था। जिसके बाद हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बताया जाता है जिन्होंने की कई सारे एनकाउंटर्स किए हैं। उनकी गिनती काउंट हो रही थी, लेकिन इन गिनती में सबसे आगे नाम था प्रदीप शर्मा का, जिन्होंने अब तक की 87 एनकाउंटर कर चुके थे, जो कि पब्लिक के लिए एकदम हीरो की तरह थे। जिसके बाद रूपिन शर्मा को दिखाया जाता है, जो कि सीबीआई के एक डायरेक्टर थे। वो हमें बताते हैं कि गुलशन कुमार की मौत के पीछे भी दाऊद इब्राहिम का हाथ था। वो हमें बताते हैं कि गुलशन कुमार को बेरहमी से मारा गया था उन्हीं के घर पर। अब आगे दाऊद इब्राहिम के एक मुख्य आदमी यानी कि अबू सलीम के बारे में पता चलता है। दरअसल पुलिस वालों के पास एक मेल आया था और मेल के द्वारा पता किया गया कि वो पुर्तगाल में है। इसलिए पुलिस वाले तुरंत ही पुर्तगाल पहुंचे, जहां पर कि अबू सलीम ठहरा हुआ था। वहीं से पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया और इंडिया तुरंत ही डिपोर्ट किया। इन सब के बाद पुलिस वालों के ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस लगे कि उनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस थे कि वो लोग फेक एनकाउंटर करते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा नाम था प्रदीप शर्मा का, जिन्हें जेल हो गई थी। जेल में उन्होंने कई दिन बिताए, लेकिन जब ये केस कोर्ट में लगा तो वो बेगुनाह साबित हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे कि उन्होंने कोई फेक एनकाउंटर किए। जिसके बाद कहानी 2017 में थाने में शिफ्ट होती है, जहां पुलिस वालों को इकबाल कासकर के बारे में पता लगता है। दरअसल इकबाल कासकर दाऊद इब्राहिम का भाई है और जब पुलिस वालों को खबरी के द्वारा इकबाल कासकर के बारे में पता चलता है तो पुलिस वाले तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। इकबाल कासकर अपने घर में था और वो टीवी देख रहा था और बाहर रखवाली के लिए उसके कुछ लड़के थे, लेकिन पुलिस वालों ने उसे चुपचाप पकड़ा और अंदर घुस गए। जिसके बाद उन्होंने इकबाल कासकर को अरेस्ट कर लिया और ये काम प्रदीप शर्मा ने किया था। प्रदीप शर्मा चाहते तो वो उसका एनकाउंटर भी कर सकते थे, लेकिन वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि अब वो पूरी तरह से बदल गए हैं। और क्रेडिट रोल से पहले प्रदीप शर्मा के बारे में बताया जाता है कि 2021 में प्रदीप शर्मा को मुंबई के एक बिजनेसमैन के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो जेल में हैं और ट्रायल शुरू होने के इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद रविंद्र आंगरे के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और लोखंडवाला शूटआउट से चर्चा में आईपीएस ऑफिसर ए खान ने रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी एजेंसी बना ली थी और 2022 में उनका निधन हो चुका था। और दाऊद इब्राहिम के बारे में किसी को भी कोई न्यूज नहीं है कि तब से वो कहां पर गायब हुआ। अब तक वो जिंदा है या फिर नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। इस डॉक्यूमेंट्री में रियल फुटेज और नाट्य रूपांतरण का कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिससे दिलचस्पी बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।